नमस्कार दोस्तों जब भी हमारे देश में किसी भी राज्य में चुनाव आता है आपने देखा होगा किस तरह से फ्री में चीजें बांटना स्टार्ट कर दी जाती हैं, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, और आजकल तो एक नया ट्रेंड आ गया है, डायरेक्टली लोगों के खाते में पैसे डलवाए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होगा तो सरकार के ऊपर बर्डन ज्यादा होगा पैसे का। वो कहां से लाएगी पैसा? जाहिर सी बात है, पैसे लिमिटेड अमाउंट में है, ये अनलिमिटेड तो है नहीं कि बस जितना चाहे सब कुछ बांट दो। और इसका असर होता है डेवलपमेंट के ऊपर। जो टैक्स पेयर्स हैं, जो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है, उसको चीटेड फील होता है कि भाई हम तो इतना टैक्स पे कर रहे हैं और अल्टीमेटली सरकार जो है फ्री में चीजों को बांट दे रही है। करप्शन जो चल रहा है वो तो अलग है ही है मामला। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर संज्ञान लेना जरूरी था और आप देख सकते हो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ कहा है। वैसे तो मामला तमिलनाडु का है, लेकिन ये पूरे देश भर में लागू होता है। आप देख सकते हो खबर, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर आर वी डेवलपिंग, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स फ्रीबीज गिवन बाय स्टेट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला सामने गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, 2027 हो 28 हो, हर एक साल की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे प्रतिज्ञा बैच के थ्रू, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैचेस से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु को क्रिटिसाइज किया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कब बोला है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये पूरे देश भर में जहां जहां पर भी ये सिस्टम चल रहा है उन सबके ऊपर ये लागू होता है। वैसे हुआ क्या कि तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया कि वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देगी सभी कंज्यूमर्स पर। मतलब देखो क्या होता है ना कि अगर हम सब्सिडी देते हैं तो वो टारगेटेड होना चाहिए। जहां पर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग कैपेबल नहीं हैं, उनको थोड़ा सा आर्थिक मदद करने के लिए, कुछ सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए, तो आप टारगेटेड तरीके से कुछ चीजें कर सकते हो ना। अब चुनाव के आने से जस्ट पहले आपने कह दिया हमारे राज्य के अंदर जितने लोग हैं, चाहे वो कितने अमीर से अमीर क्यों ना हो, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, हम सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्या लॉजिक हुई? तो इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांग शब्दों में क्रिटिसाइज किया है। अच्छा, ये मैटर क्यों आया मैं आपको बताता हूं। क्या है ना कि जो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, डिस्कॉम जिसको कहा जाता है, उन्होंने ये केस फाइल किया था तमिलनाडु सरकार से रिलेटेड। और ये जो कोर्ट का रिमार्क है, मैंने आपको बताया, ये भले ही टेक्निकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन ये हमारे संविधान से रिलेटेड, फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड, इकोनॉमिक कंसर्न से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स क्यों दिया मैं आपको बताता हूं। तमिलनाडु सरकार ने प्रपोज किया कि वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी यूनिवर्सल तरीके से, मतलब हर एक व्यक्ति को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी तमिलनाडु में मिलेगा। देयर इज नो इनकम बेस्ड टारगेटिंग, नो डिफरेंशिएशन बिटवीन पुअर हाउस होल्ड एंड हाई इनकम कंज्यूमर। यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो इमीडिएट तरीके से किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु में इस साल चुनाव आने वाले हैं, तो इसकी वजह से कंसर्न रेज हुआ कि भाई आप सबको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दोगे तो ये फाइनेंशियल कैसे सस्टेनेबल होगा? कोई ना कोई तो पैसा भरेगा ना भाई उसका। बजटरी प्लानिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ सिस्टम पर कितना असर आएगा? ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहेगी सब्सिडी अकाउंटिंग में। तो कोर्ट ने इसी चीज को लेकर क्वेश्चन किया कि इसकी वजह से इतना बड़ा जो फाइनेंशियल डिसीजन लिया गया है ऑल ऑफ अ सडन, ये कहीं ना कहीं पूरे राज्य के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काफी बड़ा असर करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला हु विल पे फॉर इट, मतलब यहां पर जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू हैव अ फैसिलिटी, आपको वो पे करना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पर जाते हो, आप सिनेमा हॉल में जाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके लिए टिकट लेते हो, पे करते हो। लेकिन अगर एक सरकार ये अनाउंस कर रही है कि हम आपको ये चीज देंगे, तो वो भी तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा ना। तो दैट मनी विल कम फ्रॉम टैक्स पेयर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ ऑब्जर्वेशन का कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो फ्री तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हवा में फ्रीली अवेलेबल है। जैसे ऑक्सीजन है, आजकल तो ऑक्सीजन लेना भी मुश्किल हो गया, उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में विंटर के समय जिस तरह से पोल्यूशन आता है, एयर प्यूरीफायर आप लेते हो, अल्टीमेटली खर्चा ही कर रहे हो ना। तो चीज़ें फ्री में तो अवेलेबल है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। अगर कंज्यूमर्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी, और गवर्नमेंट के पास ऐसा तो है नहीं कि अगेन कहीं हवा में से पैसा आ रहा है, ये टैक्स पेयर से आएगा या फिर सरकार को बोरो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो पूरा बर्डन है ना, वो आपका बेयर करना पड़ेगा सिटीजन्स को। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये एम्फसाइज कर रहा था कि कोई भी स्पेंडिंग आप कर रहे हो ना,
वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फ्रीबी कल्चर का क्रिटिसिज्म बताता हूँ। बेसिकली कोर्ट ने कहा है कि जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स चल रही है वो सही नहीं है। यहाँ पर जो फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज अनाउंस किए जाते हैं, वेलफेयर स्कीम्स यूनिवर्सली अनाउंस कर दी जाती है। आप वेलफेयर स्कीम्स लाओ, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यूनिवर्सल कैसे हो सकता है? अगर आपके राज्य में 5 करोड़ लोग हैं, तो क्या सभी 5 करोड़ लोगों को वो बेनिफिट मिलना चाहिए? ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो हमेशा इलेक्शन के नज़दीक ही क्यों होता है? एंड डू सो विदाउट क्लियर फिजिकल बैकिंग। मतलब आपको अगर कुछ करना है तो उसके पीछे का आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए। सरकार के पास, स्टेट के पास वो पैसे हैं नहीं, तो अचानक से आप अनाउंस कर रहे हो, तो इसके पीछे का लॉजिक नहीं बनता है। सो दैट इज वाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज नॉट लिमिटेड टू तमिलनाडु गवर्नमेंट, ये हर एक राज्य के ऊपर अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो कंसर्न है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, कोर्ट क्यों चिंता कर रहा है? देखो, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जो कि रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहे हैं। देखो, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि आपका जो डेली का जो आपका खर्चा होता है ना, जैसे सैलरी, पेंशन, मतलब इससे आपका कोई प्रोडक्टिव वो नहीं हो रहा है। जैसे आप कैपिटल डेफिसिट होता है जिसमें आप कोई एसेट वगैरह बना रहे हो। आप मान लीजिए आपने कोई फ्लाईओवर बनाया, रोड बनाई, तो उसके लिए जब सरकार बोरो करती है तो चलो वो समझ में आता है। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट मतलब सरकार का मान लीजिए आमदनी है 50 रुपए, लेकिन सरकार सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, इन सब पे ही 100 रुपए खर्च कर दे रही है। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो कोर्ट ने यही कहा कि बहुत सारे स्टेट जो हैं वो रेवेन्यू डेफिसिट में ऑलरेडी चल रहे हैं। यूनिवर्सल सब्सिडीज जो है उसकी वजह से फिजिकल स्ट्रेन बढ़ जाता है, और जो डिस्कॉम्स हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर इतना हैवी बर्डन है, और सडनली यहाँ पर आप सभी चीज को डिसरप्ट कर दोगे, टैरिफ प्लानिंग जो है वो पूरा डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये सही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसिंग है वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करती है, लेकिन अचानक से आप सभी को वेवर दे दोगे, अचानक से रेवेन्यू गैप आएगा, पेमेंट्स डिले होंगे, और अल्टीमेटली जो आज के डेट में हम कहते हैं ना कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, तो पता चलेगा एक दिन ऐसा आएगा जहां पर 8 घंटे भी आपको बिजली नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो पेमेंट सरकार नहीं कर पाती है, डिस्कॉम्स मुसीबत में है, उनका फुलफिल नहीं हो पा रही है चीज़ें, उनका जो रेवेन्यू गैप है, और इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी अभी मिल रही है वो भी नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चिंताएं हैं। इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या है? देखो, बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगा तो या तो टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, या तो जो बोरोइंग है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब यहां पर टैक्स इंक्रीज करो, बोरिंग इंक्रीज करो, या फिर बाकी की जगह जब आप खर्चा कर रहे हो सड़क बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में, तो वहां से आप एक्सपेंडिचर हटा दो। तो हर तरफ से जो सिटीजन्स है उन्हीं का नुकसान है। फिर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इंपैक्ट भी होता है। कोर्ट ने वार्निंग दी कि फ्रीबी स्कीम्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर से जो फंड्स है वो डाइवर्ट होता है, जो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्चा होना चाहिए था वो डाइवर्ट हो जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैम्पर होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है, क्योंकि बिजली, पानी, सड़क अगर सही से नहीं मिलेगी राज्य के अंदर तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं आएगी। तो फंड जो हैं यूज फॉर यूनिवर्सल सब्सिडीज, उसकी बजाय दूसरी जगह यहां पर हम सपोर्ट कर सकते हैं, जॉब क्रिएशन में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर इसके अलावा वर्क इंसेंटिव का भी कंसर्न है। जैसे आपने देखा होगा बिहार में 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिए गए, तो इसको लेकर एक कंसर्न हो रहा था कि जो व्यक्ति काम पर जा सकता था वो भी काम पे नहीं गया, उसको तो मजे मजे में घर में पैसे मिल गए, भाई वो ठीक है, अपना 10-15 दिन, महीना भर, 2 महीना अपना गुजारा कर लिया, तो वो काम पे भी नहीं जा रहा है। तो आप सामने वाले को लेजी बनाने की भी कोशिश करो, तो ये सब चीजें सही नहीं है। तो अब इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। अभी क्यों ये डिबेट तब हो रहा है जब अभी इस साल आप सब जानते हो कि कई राज्य में इलेक्शन आने वाले हैं, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, कई जगह पर है। तो वेलफेयर अनाउंसमेंट जो है जब भी इलेक्शन आता है उसके नज़दीक बढ़ जाता है और पॉलिटिकल कंपटीशन लग जाता है। एक एक मतलब मुझे याद है जब दिल्ली में अभी रिसेंटली लास्ट इलेक्शन हुआ था, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है, फिर कांग्रेस कुछ और कह रही है, मतलब एक से बढ़ चढ़ कर जो है लोग अपना अपना बताते हैं। अगर एक पार्टी कह रही है हम 2,000 रुपया डालेंगे खाते में, दूसरी कह रही है हम 2100 डालेंगे, फिर तीसरी आती है वो कहती है हम 2500 डाल देंगे। तो ये तो नेवर एंडिंग होगा ना। तो यहां पर ब्रॉडर नेशनल इंप्लीकेशन है इसका। ये दिखाता है कि लार्जर नेशनल डिबेट जहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है मल्टीपल स्टेट्स में, फ्री वाटर स्कीम चल रही है, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रांसफर प्रोग्राम, कैश ट्रांसफर जो प्रोग्राम है, लोन वेवर, ये सब पर हमें फोकस करना है। और देखिए ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, आपने देखा होगा रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, उसमें भी लिखा गया था फिक्स द फ्रीबीज।
अदरवाइज हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि किस तरह से 1.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है लास्ट ईयर, अगर हम फ्रीबीज की बात करें, जो कि 2022-23 से ये 5 गुना ज्यादा है। मतलब हर साल यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो और ज्यादा फ्रीबीज दे रही हैं। तो ये थोड़ा चिंताजनक है। और इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ये नहीं कह रहा है कि आप वेलफेयर स्कीम्स को बंद कर दो, कैश ट्रांसफर्स को एकदम रिजेक्ट कर दो, वो ये नहीं कह रहा है। और किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पर ब्लेम नहीं कर रहा। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना था कि कोई भी चीज आप कर रहे हो ना, तो वो टारगेटेड होना चाहिए। जिनको ज़रूरत है बहुत लिमिटेड तरीके से उनको हेल्प हो, ताकि वो हमारे देश में गरीबी रेखा से ऊपर आएँ, वो सेल्फ सस्टेनेबल बने। उसलिए ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस चुनाव जीतने के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या है। चलो एटलीस्ट इसको लेकर डिस्कशन तो हो रहा है, बहुत ज़रूरी था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, विथ रेफरेंस टू सब्सिडीज इन पब्लिक फाइनेंस, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 हो, 28 हो, किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिज्ञा बैच, जिसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है। ये फ़ोन नंबर है, कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।